हेलो एंड वेलकम वंस अगेन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पीयूसी। अब आपको ऐसे पता ही है कि पीयूसी से आजकल कितने ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप बोल सकते हैं कि सर इसमें नंबर पक्के हैं, हमें पता है कि क्वेश्चन कहां से आना है, कहां से आना है सर, डायरेक्टली एनसीईआरटी से आना है। तो अगर एनसीईआरटी का ये टॉपिक हम बिल्कुल लाइन बाय लाइन अच्छे से कर लें और जब रिसेंट ईयर्स में जो बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को पढ़ के जाएं, सॉल्व करके जाएं, तो आपके बहुत ज्यादा अच्छे चांस है कि आप बहुत अच्छा स्कोर करके आएंगे। तो आज के लेक्चर में देखिए हम क्या क्या कवर करेंगे। प्यूरिफिकेशन की जो मेथड्स हैं, क्रिस्टलाइजेशन, सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन, पर डिस्टिलेशन की जो टाइप्स हैं, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन हो गया, क्रोमेटोग्राफी हो गया, तो ये सारा सर आपका क्वांटिटी के बारे में बात नहीं कर रहे। देखिए जैसे हम प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है, क्वांटिटेटिव होता है, ठीक है। तो अभी तो हम सिर्फ प्यूरिफिकेशन के मेथड पढ़ेंगे, इसके बाद फिर हम आएंगे क्वालिटेटिव पे, फिर हम आएंगे क्वांटिटेटिव पे। तो ये हमारा पूरा सीक्वेंस रहेगा। चलिए स्टार्ट करें। देखिए तो प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो जब हमारे पास एक इम्प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें इंप्योरिटीज हैं, अब उनको सेपरेट करना है। तो अगर आपसे सिंपली ये पूछूं कि बच्चे क्या लगता है आपको किस बेसिस पे हम ये डिसाइड करेंगे कि यार इस इम्प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्योरीफाई करने के लिए मैं कौन सा मेथड लगाऊं? तो वो डिपेंड करता है कि इंप्योरिटीज और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनकी प्रॉपर्टीज में क्या डिफरेंस है, या उनकी सॉल्युबिलिटीज के बीच में डिफरेंस है, या एक सबलाइमेबल है और एक नॉन सबलाइमेबल है, राइट। एक का बॉइलिंग पॉइंट हाई है, एक का लो है, बहुत बड़ा डिफरेंस है बॉइलिंग पॉइंट के बीच में, या कम डिफरेंस है। तो डिपेंडिंग ऑन उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी हैं, या मे बी कई बार केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे भी आप उनको सेपरेट कर सकते हो। ओके, तो उनकी प्रॉपर्टीज का एनालिसिस बताएगा कि कौन सा मेथड यूज करना है। देखिए तो कॉमन टेक्निक्स जो हैं यार, सब्लाइमेशन, सॉरी सब्लाइमेशन या सब्लिमेशन, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन एंड क्रोमेटोग्राफी। और वन बाय वन हम सबको स्टडी करेंगे। देखिए तो ये सेटअप, जस्ट फोटो लगाइए, अच्छा लग रहा है, पर ये सेटअप है डिफरेंशियल सॉरी फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन का, राइट। फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन होती है नहीं, ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। और ये जो कॉलम है जिसमें ग्लास के बीड्स यहाँ पे रखे गए हैं, दैट इज द फ्रैक्शनल और फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, और दिस इज द कंडेंसर वाला पार्ट। तो ये जस्ट आपके नॉर्मल नॉलेज के लिए और आपके थोड़े से रिवीजन के लिए कि एक बार इसको देख लेना। कुछ इस तरह का डायग्राम आपके एनसीईआरटी में तो नहीं होगा, पर रियल लैब में अगर आप देखोगे तो इस तरह का सेटअप होता है वहां पे। चलिए नेक्स्ट वन, अब सब्लिमेशन की बात करते हैं। अब इस डायग्राम को देख के आपको क्या दिख रहा है? एक सॉलिड सब्सटेंस है, ठीक है, और वो अपने वेपर के साथ यहाँ पे आपको दोनों फेज दिख रहे हैं, सॉलिड भी दिख रहा है, वेपर भी दिख रहा है, लिक्विड तो नहीं दिख रहा। तो जब सॉलिड डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट होता है, दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन, राइट। तो जब हमारे पास एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें मे बी ऑर्गेनिक कंपाउंड सबलाइम हो जाएगा और इंप्योरिटी सबलाइम नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो टू सेपरेट सबलाइमेबल कंपाउंड फ्रॉम नॉन सबलाइमेबल इंप्योरिटीज। देखिए, और दोनों में से जरूरी नहीं कि इंप्योरिटी ही नॉन सबलाइमेबल हो, दोनों में से कोई एक सबलाइम करना चाहिए और एक सबलाइम नहीं करना चाहिए। जैसे बेंजोइक एसिड है, कैम्फर है, नेफ्थलीन है, ये हीट करने पे डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट होते हैं, तो दे सबलाइम। तो सर क्या ये याद करना है? एग्जैक्टली याद करना है, क्योंकि क्वेश्चन अगर आ गया कि दी वी हैव ऑर्गेनिक कंपाउंड विद सच इंप्योरिटीज, ये वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसको प्यूरिफाई करने का मेथड क्या है, तो आपको पता होगा ना ये सबलाइम होते हैं, सब्लिमेशन के थ्रू इनको प्यूरिफाई किया जा सकता है। देन कम्स क्रिस्टलाइजेशन। देखिए क्रिस्टल फॉर्मेशन आपने लैब में एक्सपेरिमेंट किए होंगे, स्कूल में लैब वर्क में आपने क्रिस्टल बनाए होंगे। अब जब भी हम क्रिस्टल बनाते हैं, ऐसा नहीं होता कि वो 100% प्योर होता है, क्योंकि कुछ इंप्योरिटी उस क्रिस्टल में भी घुस जाती हैं। तो हम क्या करते हैं, वो जो क्रिस्टल बना हुआ है अब उसको वापस से एक ऐसे सॉल्वेंट में डालेंगे, एक ऐसे सॉल्वेंट में डालेंगे जहां पे जो आपका क्रिस्टल है या जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसकी सॉल्युबिलिटी डिफरेंट है उस सॉल्वेंट में, और जो इंप्योरिटीज हैं उनकी सॉल्युबिलिटीज डिफरेंट है, राइट। तो हमारा बेसिक क्या हुआ, किस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस हुआ ये तरीका? ये हुआ कि सॉल्युबिलिटीज ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड द इंप्योरिटीज आर डिफरेंट इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट। ओके, जैसे उसको गर्म करेंगे आप उस क्रिस्टल को, अब वो धीरे धीरे डिसॉल्व होगा, डिसॉल्व होगा तो क्रिस्टल पूरा टूट गया, टूट गया, इंप्योरिटी बाहर निकल गई, सारे अलग अलग हो गए सारे पार्टिकल्स। अब आपने फिर उसको ठंडा किया, बहुत धीरे 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 ठंडा किया, तो वापस से वो क्रिस्टलाइज होना स्टार्ट होगा, और इस बार वो इंप्योरिटी वापस आएगी, इसके चांसेस कम होंगे। तो एवरी टाइम आप उसको डिसॉल्व करके रिक्रिस्टलाइज करोगे तो वो और ज्यादा प्योरीफाई होता चला जाएगा। तो इट इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन सॉल्युबिलिटीज ऑफ कंपाउंड एंड द इंप्योरिटीज इन अ सुटेबल सॉल्वेंट। और जो इंप्योर कंपाउंड है, ठीक है, दैट इज डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट, और उस सॉल्वेंट की देखिए खासियत ये है कि रूम टेम्परेचर पे सॉल्युबिलिटी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, इट शुड बी स्पेरिंगली सॉल्युबल। मतलब रूम टेम्परेचर पे वो रादर वो क्रिस्टल की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, पर जैसे आपने गर्म किया अब उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ गई तो अब वो डिसॉल्व हो गया।
ठंडा किया, वापस से क्रिस्टलाइज कर गया। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन द सॉल्यूशन इज कंसंट्रेटेड टू गेट अ नियरली सैचुरेटेड सॉल्यूशन। फिर धीरे धीरे उसको मतलब कंसंट्रेट करते हैं कि पानी सारा निकलता जाए और वो सैचुरेट हो जाए, और फिर उससे हम क्रिस्टलाइजेशन करवाते हैं, तो प्योर कंपाउंड आपका क्रिस्टलाइज आउट कर जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब यहां पे इफ द कंपाउंड इज हाईली सॉल्युबल in one solvent and very little soluble in another, we can use a mixture of these solvents. तो जरूरी नहीं आपको एक सिंगल सॉल्वेंट ही लेना हो, आप मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट भी यूज कर सकते हैं, पर उस मिक्सचर में क्या होना चाहिए, एक सॉल्वेंट ऐसा होना चाहिए जिसमें उसकी सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा है और दूसरा ऐसा जिसमें सॉल्युबिलिटी काफी कम है, देन उसका मिक्सचर। अब पॉइंट है सर 50-50 मिक्सचर लेना है, नहीं, वो डिपेंड करता है कि वहां प्रोपोर्शन क्या होगी, पर हमें उतनी डिटेल में नहीं जाना। ठीक है, इंप्योरिटीज विच इंपार्ट कलर टू द सॉल्यूशन आर रिमूव्ड बाय एब्सॉर्बिंग ओवर एक्टिवेटेड चारकोल। अब देखिए ये है, ये रेड कलर का सॉल्यूशन आपको दिख रहा है, अब इसमें पिंच भर हमने थोड़ा सा चुटकी भर एक्टिवेटेड चारकोल डाला, चारकोल क्या करेगा, इंप्योरिटीज को या कलर को एब्सॉर्ब कर लेगा, राइट। अब देखिए धीरे 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 क्या हो गया, रेड कलर चला गया, एड्सॉर्ब कर लिया, यस। तो कलरफुल इंप्योरिटीज को रिमूव करने के लिए हम चारकोल के थ्रू एड्सॉर्प्शन भी करते हैं। चारकोल आपने देखा भी होगा, काफी सारे घर में फिल्टर्स होते हैं चारकोल बेस्ड, पानी को प्यूरिफाई करने के लिए, तो पानी में प्रेजेंट इंप्योरिटीज या जो स्मेल होती है मतलब कई बार, ठीक है, उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है उन गैसेस को। नेक्स्ट वन, डिस्टिलेशन। अब डिस्टिलेशन एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि डिस्टिलेशन के बड़ी सारी वैरायटीज हैं और वो सारी हमें पता होनी चाहिए, उन सबके कहाँ कहाँ यूज होते हैं, उस पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं कि किसको सेपरेट करने के लिए कौन सी वाली डिस्टिलेशन यूज होती है। देखिए डिस्टिलेशन का फंडा सिंपली क्या है, हमारे पास जैसे समझो कि दो ए और बी कंपाउंड उनका मिक्सचर है और ए और बी को सेपरेट करना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, दोनों के बीच में जो बॉइलिंग पॉइंट है ना, उसका काफी बड़ा डिफरेंस है। एक का बॉइलिंग पॉइंट है 200 डिग्री और एक का है 120 डिग्री। जैसे मैंने गर्म करना स्टार्ट किया, 120 पे पहला वाला वेपर बनना स्टार्ट हो जाएंगे, दूसरे के वेपर तो नहीं बनेंगे क्योंकि वो 200 डिग्री पे बॉइल होता है। तो 120 और 200 में बहुत बड़ा डिफरेंस है, तो उसके हल्के फुल्के बनना स्टार्ट हो, बहुत कम चांस है उसके भी। तो 120 पे पहले वाले के वेपर बनना स्टार्ट हो जाएंगे, वो वेपर ऊपर उठेंगे, उनको आगे जाके ठंडा करेंगे, ठंडा करके कलेक्ट कर लेंगे, तो वो सेपरेट हो गया। और पीछे कौन सा रहेगा आपके पास, हायर बॉइलिंग पॉइंट वाला। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस के बेसिस पे सेपरेट जो आप करते हैं, दैट इज द डिस्टिलेशन मेथड। तो देखिए, तो डिस्टिलेशन की जो वैरायटीज हैं, सिंपल डिस्टिलेशन ये तब यूज करेंगे जब दोनों लिक्विड्स के बीच में सफिशिएंट डिफरेंस है बॉइलिंग पॉइंट का, जैसे क्लोरोफॉर्म और एनिलीन 334 और 457। अब ये क्वेश्चन आता है, आपको चार ऑप्शन दी होंगी कि सिंपल डिस्टिलेशन कैन बी यूज्ड फॉर किस ऑप्शन के लिए, ए बी सी डी। तो एक ऑप्शन में ये भी लिखा होगा क्लोरोफॉर्म एंड एनिलीन, क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, तो इनके बॉइलिंग पॉइंट में काफी बड़ा डिफरेंस है, तो आप सिंपल डिस्टिलेशन यूज कर सकते हैं। देन कम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये तब यूज होता है जब बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस काफी कम हो जाता है, तो हम फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगाते हैं, इसकी हाइट भी काफी होती है और उसमें बीच में क्या होती है, ग्लास बीड्स होती हैं या फ्रैक्शनेटिंग प्लेट्स होती हैं, वो डिपेंड करता है कि कौन से डिजाइन का फ्रैक्शनेटिंग आप वो कॉलम ले रहे हैं। ठीक है, तो व्हेन द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट इज वेरी स्मॉल, जैसे क्रूड ऑयल है ना, क्रूड ऑयल को प्यूरिफाई करते हैं, है ना, आप देखा होगा ना कि सी में आपने देखा बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं रिग्स, वहां पे क्या होता है, सी में ड्रिल करके आप तेल निकाल रहे हैं, है ना, तेल के कुएं से, जहां पे है अंडर वाटर आपके रिजर्वायर्स हैं, रिजर्व्स हैं, ऑयल रिजर्व, वहां से ऑयल निकालते हैं, वो काला गंदा ऑयल होता है, उसमें बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, फिर उनको एक एक करके सेपरेट किया जाता है, तो अभी उसके बारे में बात करेंगे। देन कम डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, इसी को वैक्यूम डिस्टिलेशन भी कहते हैं। इसमें क्या याद करना है, देखिए अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर क्या है, अब आपको पता है कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल प्रेशर। ठीक है, जैसे बाहर का प्रेशर घटेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी घटेगा। जैसे पानी आप नॉर्मली बोलते हैं सर पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट मत बोलो, पानी का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है। क्यों नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, क्यों, क्योंकि जब बाहर का प्रेशर 1 atm है तब पानी 100 डिग्री पे बॉइल करता है, अगर मैं एक्सटर्नल प्रेशर को रिड्यूस कर दूं तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है एक्सटर्नल प्रेशर पे, तो अगर आपने एक्सटर्नल प्रेशर कम कर दिया है तो जो भी कंपाउंड है वो अपने पुराने बॉइलिंग पॉइंट से लोअर टेम्परेचर पे अब बॉइल कर जाएगा। तो फॉर लिक्विड्स विद वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट, जैसे कोई चीज का बहुत हाई बॉइलिंग पॉइंट है, अरे यार उतना गर्म करने में खर्चा भी तो बहुत हो जाएगा, तो क्या करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट को लोअर कर दो, कैसे, बाय रिड्यूसिंग प्रेशर। ओके, या कुछ ऐसे लिक्विड्स होते हैं जो उतने हाई टेम्परेचर पे हीट करने पे, जो उनका नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है, डिकम्पोज भी हो सकते हैं, इसका रिस्क भी है। तो हम क्या करेंगे, हम फिर प्रेशर लो करके उसका बॉइलिंग पॉइंट लोअर करेंगे ताकि वेपर भी बने और वो डिकम्पोज भी ना हो। ओके, तो ये कहां यूज करते हैं, सेपरेटिंग ग्लिसरॉल फ्रॉम स्पेंट लाई।
फाइन। देन स्टीम डिस्टिलेशन, तो स्टीम डिस्टिलेशन वहां पे जहां पर स्टीम डिस्टिलेबल या जो स्टीम वॉलेटाइल सब्सटेंस है, ठीक है, मतलब स्टीम के थ्रू आप हीट ट्रांसफर कर रहे हो, डायरेक्टली नहीं हीट कर रहे हो उसको फ्लेम के नीचे, स्टीम पास कर रहे हो, स्टीम उसको गर्म कर रही है और गर्म करके वो उसके वेपर बन रहे हैं, पर वो जो वेपर है और जो स्टीम है वो आपस में मिक्स नहीं हो रहे, है ना, वो आपस में मिक्स नहीं होने चाहिए, वो दो अलग अलग लेयर बननी चाहिए जब वो कंडेंस होंगे, नहीं अगर मिक्स हो गए सर आपस में तो क्या होगा, अरे फिर उनको सेपरेट करने की आफत पड़ जाएगी, ठीक है, फिर उनको सेपरेट करने के लिए एक और प्रोसेस करना पड़ेगा, तो दे शुड नॉट बी मिसिबल। तो देखिए, टू सेपरेट सब्सटेंसेस दैट आर स्टीम वॉलेटाइल एंड आर इमिसिबल इन वाटर, है ना। अब ये यूज करते हैं हम एनिलीन को एनिलीन वाटर मिक्सचर से रिमूव करने के लिए या प्यूरिफाई करने के लिए। तो वाटर प्लस वाटर इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस मिक्सचर विल बॉइल क्लोज टू बट बिलो 373। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पानी में, ठीक है, कोई आपने वाटर इनसॉल्युबल सब्सटेंस डाल रखा है जो पानी में घुलता नहीं है, तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो आपका 373 से नीचे ही होगा, क्लोज होगा पर उससे कम ही होगा। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, चार ऑप्शन दे दी, एक ऑप्शन जो वो 373 से लोअर है, बाकी 373 है या उससे हायर वैल्यूज हैं, ये भी क्वेश्चन बन गया आपका। चलिए, अब सिंपल डिस्टिलेशन का सेटअप कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। अब इसमें यहां पर आप गर्म कर रहे हैं, ठीक है, ये आपके पास देखिए यहाँ पे क्या है, स्टीम, सॉल्ट वाटर। तो सॉल्ट वाटर में आपने जो हीट करोगे तो पानी पानी स्टीम बन के बाहर निकल जाएगा, सॉल्ट पीछे रह जाएगा, तो पानी यहाँ से निकला, स्टीम बनी, स्टीम यहाँ गई, उसको कूलिंग वाटर के थ्रू ठंडा किया और यहाँ पे पानी कलेक्ट होता गया, तो पानी अलग हो गया और यहाँ पर सॉल्ट अलग हो गया। तो चलिए, ये तो दो लिक्विड नहीं थे, बट अगर दो लिक्विड हो, इनका बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस हो, तो ये भी आप इस तरह के सिंपल डिस्टिलेशन के थ्रू उनको सेपरेट कर सकते हैं। अब ये है आपके ऑयल रिग का एक बड़ा ही प्यारा सा अच्छा सा मतलब फोटो है। तो इस तरह के ऑयल रिग्स डीप ओशन में, ठीक है, ऑयल जो आपके रिजर्वायर होते हैं अंडरग्राउंड, वहां से ऑयल निकालते हैं और उसके बाद हमारे पास इस तरह का एक कॉम्प्लिकेटेड सेटअप होता है, क्योंकि जो क्रूड ऑयल है इट हैज सो मेनी डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स, लॉन्ग चेन, शॉर्ट चेन, हाईली ब्रांच, लेस ब्रांच, राइट। तो इट्स अ मिक्सचर, इट्स अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ डिफरेंट डिफरेंट हाइड्रोकार्बन। वो डिफरेंट डिफरेंट हाइड्रोकार्बन में क्या है, प्रोपेन ब्यूटेन भी है। अब क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन कम है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, ठीक है। देन पेट्रोल भी इसमें निकलेगा, कैरोसिन निकलेगा, डीजल निकलेगा, हैवी फ्यूल ऑयल निकलेगा, वैक्स और ल्यूब्रिकेंट्स, बिटुमिन जिससे रोड बनता है, लास्ट में जो कचरा बच जाता है बिटुमिन, वो रोड बनाने के आपके काम आता है, ठीक है। तो ये होता है यहाँ पे, राइट। तो मिक्सचर को आप सेपरेट कर रहे हैं और ये आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू होता है, ओके। चलिए, और ये आपके फ्रैक्शनेटिंग जो प्लेट्स है ना, फ्रैक्शनिंग कॉलम है यहाँ पे जो होता है, ये फ्रैक्शनिंग प्लेट्स वाला कुछ वर्किंग है, अभी इसकी डिटेल में जाने का समय नहीं है। चलिए, अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले आपको क्या करना, वही पॉज कर दीजिए वीडियो को, ट्राई करिए, 30 सेकंड में हो जाना चाहिए। तो फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम स्टीम वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड कॉल्ड एसेंशियल ऑयल्स। जब आप मार्केट में जाते हैं ना, कभी एसेंशियल ऑयल लेते हो कि सर घर में मतलब वो है ना खुशबू फैलाने के लिए एसेंशियल ऑयल खरीदे हैं, तो एसेंशियल ऑयल कैसे हैं, जैसे रोज का एसेंशियल ऑयल है, तो रोज के मतलब गुलाब की जो पत्तियां होंगे, मतलब बहुत सारे जो फूल है ना, उसको आप लाएंगे तो उसमें थोड़ा थोड़ा ऑयल कंटेंट है। अब वो गुलाब के फूल में से आप ऑयल कैसे निकालेंगे, उसी के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है। तो द फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम स्टीम वॉलेटाइल। अब देखिए, ध्यान देना, स्टीम वॉलेटाइल यहां पे हिंट आपको दे दिया, मतलब स्टीम डिस्टिलेशन कर सकते हैं क्योंकि स्टीम वॉलेटाइल है। तो जब आप उस गुलाब के बहुत सारे गुलाब के फूल होंगे और उसके थ्रू स्टीम पास करेंगे, तो उसकी गर्मी से क्या होगा, वो जो ऑयल है उसके अंदर वो भी इवेपोरेट हो जाएगा और स्टीम के साथ साथ ऑयल भी निकल जाएगा। पर ऑयल और स्टीम आपस में मिक्स तो नहीं होंगे, पर जब उनको आपस में बाद में ठंडा करोगे तो ऑयल एक अलग लेयर बना देगा और पानी की अलग लेयर बन जाएगी और वहां से आप ऑयल को सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सूटेबल मेथड फॉर द एक्सट्रैक्शन क्या होगा, स्टीम डिस्टिलेशन। डायरेक्टली इन्होंने हिंट स्टेटमेंट में ही हिंट छोड़ दिया था। चलिए, नेक्स्ट वन इज डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। देखिए, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन का पहले आपको डायग्राम भी पता होना चाहिए, क्योंकि एक बार क्वेश्चन रिसेंटली ऐसा भी आया, इसमें क्वेश्चन ही दिया है कि भैया ये चार डायग्राम है, कौन डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो डायग्राम भी याद होनी चाहिए, ठीक है। जो डिस्टिलेशन के डिफरेंट डिफरेंट डायग्राम है उनका भी पता होना चाहिए आपको। पता लगा रिड्यूस प्रेशर वाला डायग्राम देखा नहीं है, ठीक है, और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वाला डायग्राम नहीं देखा, बस पता है कि सर ये ऐसा होता है वैसा होता है, और डायग्राम पूछ लिया और वहां पे गलती कर गए, वो काम भी नहीं करना है। देखो, when an organic compound is present in an aqueous medium, it is separated by shaking it with an organic solvent in which it is more soluble than in water। मतलब पहले काम क्या करो, जैसे स्लाइड आती है ना, पॉज करके खुद पढ़ लिया करो। देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अभी वो पानी में घुला हुआ है, ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, हम एक और ऐसा सॉल्वेंट लेके आते हैं
ठीक है, ऐसा सॉल्वेंट है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड उसमें ज्यादा सॉल्युबल है। मतलब तुम अपने दोस्त के साथ घूम रहे थे, ठीक है, मतलब अपने अपने एक नॉर्मल दोस्त के साथ घूम रहे थे, सडनली तुम्हारा एक बहुत पुराना बहुत जिगरी दोस्त आ गया, तो क्या करोगे तुम? बोलेगे यार तू चल भाई मैं आता हूँ जरा उससे मिल लेता हूँ मैं, तुम पलटी मार लोगे, ठीक है, अपने पुराने जिगरी दोस्त के साथ निकल लोगे। सेम चीज यहाँ पे हो रही है। ऑर्गेनिक कंपाउंड पानी में मिक्स हुआ है, अब जैसे आपने नया सॉल्वेंट लेके आए ऑर्गेनिक कंपाउंड एक और उसमें वो ऑर्गेनिक कंपाउंड ज्यादा अच्छे से डिसॉल्व होता है, उसकी सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो वो पानी को बोलेगा भाई तू निकल, ठीक है, अब मैं इसमें घुस जाऊंगा। तो अभी यहाँ पे जो सॉल्वेंट लेयर है, ठीक है, ये आपने डाली, नीचे क्या था, ये नीचे वाली जो लेयर है इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस वाटर है, चेक किया, ऑर्गेनिक कंपाउंड पार्टी बदल गया और ऊपर चला गया, इस सॉल्वेंट में चला गया। तो अब ऑर्गेनिक कंपाउंड इस लेयर में आ गया और नीचे क्या रह गया, नीचे पानी रह गया। अब यहां से नलका खोला, पानी को ड्रेन किया और ये तो पानी से तो सेपरेट हो गया ना, फिर इन दोनों को आपस में सेपरेट करना वो आगे काम होगा, पर ये एक तरीका है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। तो द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड द एक्वा सॉल्यूशन शुड बी इमिसिबल विद ईच अदर, ये दो सेपरेट लेयर बननी चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दे शुड बी इमिसिबल। डन, चलिए नेक्स्ट वन। अब तुम बोलोगे सर डन तो आप ऐसे पूछते जैसे कि हम जवाब दे सकते हैं। देखो ऐसा है कि कुछ तो बातें करनी पड़ती है ना, तुम्हारे को फीलिंग तो आए कि हाँ क्लास चल रही है, तुम सच में सामने बैठे हो, ठीक है, हाँ तो डन कर दिया करो अपने लेवल पे, कभी भी रिकॉर्डिंग देख रहे हो 4 बार देख रहे हो 4 बार डन कर दिया करो। देखिए क्रोमेटोग्राफी, तो क्रोमेटोग्राफी भी काफी इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर बड़े शानदार क्वेश्चन आते हैं, तो इस बड़े ध्यान से पढ़ना, छोटी छोटी डिटेल्स इनके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। देखिए क्रोमेटोग्राफी कहाँ यूज करते हैं, टू सेपरेट अ मिक्सचर इनटू इट्स कंपोनेंट्स, ठीक है, प्यूरिफाई कंपाउंड्स, अलग अलग यूज बता रहा हूं मैं। एक तो क्या मिक्सचर को उसके कंपोनेंट में सेपरेट कर दिया आपने, एक हो गया सर वो भी प्यूरिफिकेशन में ही आ सकता है, हाँ पर वो सेपरेशन में भी आता है। प्यूरिफिकेशन में क्या है कि सर इंप्योरिटीज को हटाना है और इसको अलग करना है, तो चलो उसको प्यूरिफिकेशन बोल दिया हमने। एंड टेस्टिंग द प्योरिटी ऑफ कंपाउंड, ये प्योर है या उसमें मिलावट है, ये भी आप कर सकते हैं क्रोमेटोग्राफी के थ्रू। तो क्रोमेटोग्राफी प्रिंसिपल के बेसिस पे, ठीक है, हम किस तरह से क्लासिफाई करते हैं कि वो किस प्रिंसिपल के ऊपर काम कर रही है, उस बेसिस पे अगर आप क्लासिफाई करेंगे तो एक आएगी एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। अब नाम में ही एड्सॉर्प्शन है, तो मतलब एड्सॉर्प्शन के प्रिंसिपल पे ही ये काम करती होगी। सेकंड आएगी आपके पास पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। ओके, तो ये पहले पता होना चाहिए कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल जब आपने इनको क्लासिफाई किया तो ये दो आपकी मेन कैटेगरीज थी। फिर जो एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी है वो फर्दर उसकी जो सब कैटेगरीज है, दैट इज कॉलम क्रोमेटोग्राफी एंड थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, टीएलसी। अब इसमें काम की चीज क्या हो सकती है, जैसे पूछ लिया है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, ए ऑप्शन एड्सॉर्प्शन, बी ऑप्शन पार्टीशन, सी ऑप्शन समथिंग एल्स, डी ऑप्शन समथिंग एल्स। तो पता होना चाहिए कि टीएलसी एड्सॉर्प्शन का पार्ट है, ठीक है, उसके अंडर आता है। देन पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, इसके अंदर आता है आपका पेपर क्रोमेटोग्राफी। और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी और पेपर क्रोमेटोग्राफी आर एक्चुअली वेरी सिमिलर टू ईच अदर। डायग्राम देखोगे एनसीईआरटी में बहुत मिलते जुलते लगेंगे और गलती यही हो जाती है क्योंकि दोनों अलग अलग प्रिंसिपल के ऊपर काम करते हैं, ठीक है, तो ये चीज क्लियर होगी। चलिए नेक्स्ट वन, द मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस अप्लाइड। अब बता रहा हूं कि हमने करना क्या है, क्रोमेटोग्राफी मतलब जो प्रोसेस है वो एक जनरल प्रोसेस में होता क्या है। मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस इज अप्लाइड ऑन टू स्टेशनरी फेज, ठीक है, तो आपने पढ़ा ही पहले। तो एक हमारे पास एक स्टेशनरी फेज होता है, एक मोबाइल फेज होता है। स्टेशनरी फेज जैसे नाम से है कि स्टेशनरी है, वो खड़ा रहेगा वहीं पे, वो मूव नहीं करेगा। और एक मोबाइल फेज जो फ्लो कर सकता है। अब फ्लो कौन करता है, सॉलिड फ्लो करते हैं क्या, नहीं सर। लिक्विड फ्लो करते हैं, हाँ जी। गैस, हाँ जी, दोनों फ्लो करते हैं। तो मोबाइल फेज में या तो आपका लिक्विड होगा या गैस होगा। तो एक स्टेशनरी फेज है और मोबाइल फेज उसके ऊपर से पास कर रहा है, या तो लिक्विड है या फिर गैस है, ठीक है। अब उस स्टेशनरी फेज पे जो जो कंपोनेंट्स हैं, चाहे वो एड्सॉर्ब हुए, जो जो मान लीजिए 4 कंपोनेंट ए बी सी डी। अब जब मोबाइल फेज ऊपर से निकला तो चारों को पूछा भाई चलोगे साथ में, एक ने बोला हाँ सर मैं चल पड़ूंगा, चल पड़ा। एक बोल रहा है कि नहीं नहीं यार मेरा उतना मूड नहीं है, ठीक है, तो वो उसको बड़ा कन्विंस किया, वो बड़ा धीरे धीरे चला। तीसरा बोल रहा है कि मैं तो जाऊंगा ही नहीं, मैं तो यहीं रहूंगा, राइट। तो वो 4 कंपोनेंट थे, जब मोबाइल फेज निकला तो चारों उसके साथ मतलब थोड़ा बहुत चलेंगे पर सेम स्पीड पे नहीं, कोई ज्यादा फास्ट निकलेगा मोबाइल फेज के साथ, कोई थोड़ा पीछे रह जाएगा, थोड़ा स्लो स्लो चलेगा, कोई बहुत ही स्लो चलेगा। तो अभी वो चारों इकट्ठे थे, अब जैसे तो वो ट्रेवल करेंगे, एक ज्यादा आगे चला गया, एक थोड़ा आगे यहाँ पे गया, एक यहाँ पे गया, तो आपने क्या किया, उनको सेपरेट कर दिया। पहले वो इकट्ठे दिख रहे थे, अब वो सेपरेट हो गए। कैसे हुए, जब मोबाइल फेज को स्टेशनरी फेज के ऊपर आपने पास करवाया, ठीक है। अब देखेंगे आगे इसका डायग्राम भी देखेंगे, उससे और क्लियर होगा।
तो देखिए, द स्टेशनरी फेज विच मे बी अ सॉलिड और अ लिक्विड, स्टेशनरी फेज आपका गैस नहीं हो सकती, ओके, क्योंकि गैस स्टेशनरी नहीं होती। अ प्योर सॉल्वेंट, अ मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट्स और अ गैस, ये हो सकते हैं आपकी मोबाइल फेज, ठीक है, इज अलाउड टू मूव स्लोली ओवर द स्टेशनरी फेज, द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर गेट ग्रेजुअली सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर। देखिए, अब ये है यहाँ पे आपको कॉलम क्रोमेटोग्राफी का डायग्राम है बेसिकली ये। तो ये लैब का सेटअप एक्चुअली, कि इसमें सैंड डाली जाती है यहाँ पे, फिर उसके ऊपर हमने, तो बेसिकली ये नीचे आपका बेस है, उसके ऊपर थोड़ी सी सैंड डाली हल्की सी, क्यों, ताकि ऊपर से ड्रॉप आप डालेंगे एक इंक का, उस ड्रॉप में हमें देखना है कि उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, तो कौन कौन से कलर्स उस इंक के ड्रॉप में हैं। तो ऊपर ये जो सैंड डालते हैं, इसका पर्पज ये होता है कि मैं ऊपर से ड्रॉप जब डालूंगा ना, और वो डायरेक्टली इसके ऊपर गिरता है, ये सैंड नहीं होती, तो वो अपने ग्रेविटी के प्रेशर से ही थोड़ा सा उसको पेनिट्रेट कर जाता। वो हम नहीं चाहते थे, हम चाहते थे इसके ऊपर जस्ट वो जेंटली गिरे। जेंटली कैसे, ऐसे पकड़ के तो रख तो जा नहीं सकते, है ना, कि टेस्ट ट्यूब के अंदर घुस के, ब्यूरेट के अंदर घुस के ऐसे ऐसे जेंटली उसको रखें, नहीं, ऊपर से ड्रॉप छोड़ना पड़ेगा। तो सैंड के ऊपर वो गिरता है, इसको वो पेनिट्रेट नहीं कर पाता, नीचे की जो लेयर है, ठीक है, जो आपका स्टेशनरी फेज है, ठीक है, उसको पेनिट्रेट नहीं कर पाता, इसलिए वो सैंड की लेयर ऊपर रखी जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद फिर ऊपर से सॉल्वेंट डालते हैं, जो आपका मोबाइल फेज है, और वो सॉल्वेंट नीचे फ्लो करेगा। जैसे वो फ्लो करेगा, उस ड्रॉप में जो जो कलर्स थे, वो कलर भी धीरे 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 मोबाइल फेज के साथ फ्लो करेंगे, पर अलग अलग स्पीड पे। एक कलर ज्यादा आगे चला गया, एक थोड़ा पीछे रह गया, एक और पीछे रह गया, तो इस तरह से वो सेपरेट हो जाएंगे और आपको पता लग जाएगा कि उस इंक के ड्रॉप में कौन कौन से कलर्स थे। अभी डायग्राम देखेंगे, देखिए, तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी इन्वॉल्व सेपरेशन ऑफ अ मिक्सचर ओवर अ कॉलम। तो पीछे ये आपने देखा ना, ये क्या, इट्स अ कॉलम, कॉलम है नहीं ये, उस कॉलम में ही सेपरेशन हो रही है, इसीलिए उसका नाम पड़ा कॉलम क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। तो सेपरेशन ऑफ अ मिक्सचर ओवर अ कॉलम ऑफ एडजॉर्बेंट, जो कि आपका स्टेशनरी फेज है, जो पीछे डायग्राम में व्हाइट सा है ना, वो आपका स्टेशनरी फेज है, एंड दैट इज द एडजॉर्बेंट, ठीक है, पैक्ड इन अ ग्लास ट्यूब, फाइन, ठीक है। ये देखिए, ये एडजॉर्बेंट आया। अब आप देख रहे हो सर, यहाँ ऑरेंजिश है, सर यहाँ येलोइश, और पीछे भी नीचे जाते जाते येलो का जो कलर है वो धीरे धीरे और फेड होता जा रहा है। यही तो हो रहा है, जब सॉल्वेंट नीचे मूव करेगा, जो मोबाइल फेज है, ठीक है, तो वो अलग अलग कलर्स जो होंगे उनको अपने साथ लेके जाएगा। अब ऑरेंज पीछे रह गया, तो ऑरेंज बोल रहा है मैं नहीं चलूंगा तुम्हारे साथ ज्यादा, तो ऑरेंज के मूव करने की जो स्पीड है वो कम है, तो इसका मतलब ऑरेंज टिका हुआ है, मतलब उसकी एड्सॉर्प्शन ज्यादा अच्छे से हो रखी है। येलो जल्दी निकल गया, येलो वीकली एड्सॉर्ब्ड था। तो जो कलर सबसे नीचे पहुंचेगा, मतलब पक्का नहीं पकड़ा हुआ है स्टेशनरी फेज के साथ, है ना, तो उसकी एड्सॉर्प्शन स्टेशनरी फेज के ऊपर कम है, वीक एड्सॉर्प्शन है। और जो टिका रहेगा ऊपर, सबसे पीछे रहेगा, मतलब वो पक्का एड्सॉर्ब हो रखा था, काफी स्ट्रांगली एड्सॉर्ब हो रखा था स्टेशनरी फेज के ऊपर, इसलिए उसकी मूवमेंट स्लो थी। तो ये एनसीईआरटी का डायग्राम आपने देखा होगा, ये सॉल्वेंट ऊपर से फ्लो कर रहा है, ये मिक्सचर है A प्लस B प्लस C। तो अब ये मिक्सचर पूरा इकट्ठा दिख रहा है आपको, अब धीरे धीरे A ऊपर रह गया, B थोड़ा नीचे आ गया, C और नीचे आ गया। तो आप बोल सकते हैं कि सर ये जो C है, इट इज, इसकी एड्सॉर्प्शन सबसे कम थी स्टेशनरी फेज पे, और ए की एड्सॉर्प्शन सबसे ज्यादा थी, तो ये सेपरेट हो गए ना ये। तो अब आप पूछते हैं कि सर ये जो था, ये इन तीन का बना हुआ है, इसमें कितने कंपोनेंट्स थे वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, फाइन। चलिए नेक्स्ट वन, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी टीएलसी। देखिए टीएलसी क्या है, अब इसकी डिटेल्स क्या क्या है इंपॉर्टेंट। इट इन्वॉल्व सेपरेशन ऑफ अ मिक्सचर ओवर अ थिन लेयर। हमारे पास एक थिन लेयर है किसकी, ग्लास, ग्लास प्लेट है, हम ग्लास प्लेट के ऊपर एक लेयर बनाते हैं एड्सॉर्बेंट की। क्या बनाते हैं, ग्लास प्लेट के ऊपर एक एड्सॉर्बेंट की लेयर बनाते हैं, उसी को थिन लेयर कहा गया यहाँ पे। थिन लेयर अबाउट 0.2 mm थिक ऑफ एन एड्सॉर्बेंट, जो कि सिलिका जेल हो सकता है, एल्यूमिना हो सकता है, ठीक है, और उसको ग्लास प्लेट के ऊपर कोटिंग उसकी कर देते हैं। तो क्वेश्चन आ गया कि यहां पर स्टेशनरी फेज क्या है, आप लोग ग्लास के ऊपर जो थिन लेयर एड्सॉर्ब करवाई हुई है, दैट इज द स्टेशनरी फेज। नाउ द मिक्सचर इज अप्लाइड एज अ स्मॉल स्पॉट अबाउट 2 सेंटीमीटर above from वन एंड ऑफ द टीएलसी प्लेट। अभी आपकी प्लेट थी, इसके ऊपर आपने थोड़ा सा ड्रॉप रख दिया, वो ड्रॉप एक्चुअली मिक्सचर का है, ठीक है। अब उस ड्रॉप में कितने सारे कंपोनेंट्स हैं हमें नहीं पता, तो ये सैंपल आपने लगा दिया, ठीक है, एक साइड एक एंड से एक सर्टन हाइट के ऊपर। अब जो नीचे सॉल्वेंट आपने रखा है, अब वो सॉल्वेंट धीरे 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 कैपिलरी एक्शन की तरह ऊपर चलेगा, और जैसे जैसे वो ऊपर चलेगा, इस डॉट में जितने सारे कंपोनेंट्स होंगे, वो कंपोनेंट भी धीरे 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 मोबाइल फेज के साथ ट्रेवल करेंगे, पर अलग अलग स्पीड पे, कोई फास्ट करेगा कोई स्लो करेगा, ठीक है।
तो देखिए स्पॉट्स ऑफ कलर्ड कंपाउंड्स, जो कलर्ड कंपाउंड्स हैं उनके निशान तो आपको डायरेक्टली विजिबल होंगे, पर क्या जरूरी है सर कि जितने भी कंपोनेंट्स हो सारे कलर्ड ही हों? नहीं, ऐसा भी जरूरी तो नहीं है। ठीक है, तो जो कलरलेस कंपाउंड्स हैं उनके स्पॉट तो आपको डायरेक्टली नहीं दिखेगा, तो क्या होगा, उसको आप यूवी लाइट में देखेंगे, तो यूवी लाइट में उसको आपको पता लग जाएगा कि हाँ अच्छा ये भी एक कंपोनेंट था। देन कंपाउंड दैट एड्सॉर्ब आयोडीन, तो आप वहां पे क्या कर सकते हैं, आयोडीन यूज कर सकते हैं, तो आयोडीन के जो वेपर्स होंगे वो वहां पे एड्सॉर्ब हो जाएंगे। ठीक है, और ब्राउन स्पॉट्स आपको दिखेगा तो पता लगा अच्छा यहां पर भी कुछ है। ठीक है, तो आयोडीन भी यूज कर सकते हैं उनकी डिटेक्शन के लिए वंस दे हैव बीन सेपरेटेड। फाइन। अमीनो एसिड्स मे बी डिटेक्टेड बाय स्प्रेइंग द प्लेट विद निनहाइड्रीन सॉल्यूशन। ये भी क्वेश्चन आता है निनहाइड्रीन कहां यूज करते हैं, तो निनहाइड्रीन यूज करते हैं अमीनो एसिड्स को डिटेक्ट करने के लिए, और निनहाइड्रीन वहां पे क्या काम करता है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ डीप ब्लू कलर इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया या 1 डिग्री 2 डिग्री अमीन और अमीनो एसिड, इन सभी चीजों को डिटेक्ट करता है निनहाइड्रीन सॉल्यूशन, और उसे डीप ब्लू कलर डेवलप होता है वहां पे। ठीक है, तो इतना सा आपको याद करना है, इंपॉर्टेंट है बस ये। और दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ निनहाइड्रीन, मे भी स्ट्रक्चर पूछ ले, या मे भी ऐसा पूछ ले कि निनहाइड्रीन के स्ट्रक्चर में कितने OH होते हैं। चलो, अब जिसको स्ट्रक्चर नहीं पता होगा वो नंबर ऑफ OH भी नहीं बता पाएगा, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। पूछ लिया कि निनहाइड्रीन के स्ट्रक्चर में कितने कायरल सेंटर है, स्ट्रक्चर पता होगा तो ये बता पाओगे कि भाई साहब कोई कायरल सेंटर यहाँ पर नहीं है। ठीक है, और इस तरह से देखिए सेपरेट हुए, ये बेस लाइन थी, उसके आपने डॉट लगाया था, अब वो डॉट यहाँ देखो सेपरेट होते हुए ये 2 पॉइंट्स पे आया। ठीक है, ये देखो कैसे मूव किया ऊपर, तो ये सॉल्वेंट जैसे ऊपर जाता है ये ऊपर जाते हैं, तो ये डॉट्स जो हैं फिर इसका एनालिसिस होता है कि कौन सा ये कंपोनेंट है कौन सा नहीं है, तो कुछ इस तरह का आपको फाइनली दिखाई देती है चीज। डन, चलिए नेक्स्ट वन। अब हमारे पास क्वेश्चन भी बनता है इस टॉपिक के ऊपर। देखो बेस लाइन जो थी जहां पर आपने डॉट लगाया, ठीक है, वहां से कोई एक कंपोनेंट जैसे सॉल्वेंट ऊपर जाएगा तो कंपोनेंट भी ऊपर जाएगा, तो सॉल्वेंट पहुंच गया यहां तक, तो सॉल्वेंट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया y, पर वो जो कंपोनेंट था वो सिर्फ इतना ही पहुंचा यहां तक, तो कंपोनेंट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया x, तो उस कंपोनेंट का जो आपका रिटार्डेशन फैक्टर है, ठीक है, RF वैल्यू, वो कैलकुलेट करते हैं, दैट इज x अपॉन y, distance moved by the substance from the baseline divided by distance moved by the solvent from the baseline। याद रखना ये बेस लाइन से लेना है, बॉटम से नहीं मत ले लेना इसको। ओके, क्लियर है ये? तो RF की वैल्यू के ऊपर भी रिसेंटली क्वेश्चन आया है, बच्चों का काम है वंस यू नो। ठीक है, अब नेक्स्ट आती है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। तो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में हम सिर्फ एक ही पढ़ते हैं यहाँ पे जो हमारे काम का है हमारे सिलेबस में, दैट इज पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, अ स्पेशल क्वालिटी पेपर, थिन लेयर में क्या था, ग्लास के ऊपर एक पतली कोटिंग की थी, दैट वाज द स्टेशनरी फेज। यहां पे क्या है, यहां पर एक स्पेशल क्वालिटी का पेपर है, इसका नाम है क्रोमेटोग्राफी पेपर, दैट इज यूज्ड। अच्छा, तो सर क्या ये पेपर हमारा स्टेशनरी फेज है? नहीं, ये पेपर स्टेशनरी फेज नहीं है, इट कंटेन्स वाटर ट्रैप्ड इन इट। उस पेपर के अंदर वाटर ट्रैप्ड है, मतलब माइक्रो लेवल पे, और दैट वाटर एक्ट्स एज अ स्टेशनरी फेज। नाउ दैट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, इसके स्टेशनरी फेज के ऊपर। ठीक है, नाउ दो, फिर आपका उसके बाद जब वो कंपोनेंट सेपरेट हो जाएंगे, तो अब आपका वो जो पेपर जो है दैट विल बी कॉल्ड, जो डेवलप हो गया एक बार वो, दैट इज कॉल्ड क्रोमेटोग्राम। ठीक है, तो ये आपका पेपर ऐसे गोल करके लगाया जाता है, वैसे थिन लेयर की तरफ यहाँ पे स्पॉट लगाएंगे, सॉल्वेंट ऊपर जाएगा, कंपोनेंट्स ऊपर जाएंगे, तो यहाँ पे भी आप RF वैल्यू कैलकुलेट वैसे ही कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये है कि कंपोनेंट्स किस तरह से यहाँ पे सेपरेट हुए। ओके, डिफरेंट इंक्स में डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, ये कुछ उस डायग्राम को दिखा रहा है। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं, तो चलिए पॉज कर दीजिए, पहले दोनों क्वेश्चन को आपको ट्राई करना है, 1 मिनट के अंदर दोनों सॉल्व हो जाने चाहिए। अब देखिए, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम पैरानाइट्रोफिनोल। ऑर्गेनिक में ये क्वेश्चन वैसे मैक्सिमम बच्चों ने पढ़ा होता है, इवन बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ा होता है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनोल और पैरानाइट्रोफिनोल को क्या करते हैं, स्टीम डिस्टिलेशन के थ्रू सेपरेट किया जाता है। याद है नहीं ये? तो ये क्वेश्चन आपका फिनोल चैप्टर का भी बन सकता है और आपका ये प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी बन सकता है। नाउ ड्यूरिंग हियरिंग ऑफ अ कोर्ट केस, कि कोर्ट में केस चला, जज ने बोला कि यार ये जो सिग्नेचर है लग रहा है ये फ्रॉड किया होगा किसी ने, ठीक है, क्योंकि बाकी का जो इंक है और ये सिग्नेचर वाली जो इंक है लग रहा है शायद मैच नहीं करेगी, एक बार इसका फॉरेंसिक से चेक कराओ। तो अब ऑब्वियसली बात है, अगर वो सिग्नेचर उसी पेन से हुए हैं तो इंक मैच करनी चाहिए, ऊपर जो आपने लिखा और नीचे जो साइन किए हैं, है ना, दोनों इंक सेम होनी चाहिए।
और इंक जो है वो मल्टीपल कलर से मिलके बनती है। ब्लू इंक में जरूरी नहीं कि सिर्फ ब्लू कलर होता है, और भी कलर होते हैं, ठीक है। तो दो अलग अलग इंक्स के कंपोनेंट्स भी सेपरेट होंगे, थोड़ा बहुत डिफरेंट उनमें डिफरेंस होगा। तो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को कहा गया कि भैया चेक करिए द इंक यूज्ड एट 2 डिफरेंट प्लेसेस। तो अकॉर्डिंग टू यू आपको क्या लगता है कौन सी टेक्निक यूज करनी चाहिए अगर हमें चेक करना है कि ये जो दो अलग अलग इंक के सैंपल हैं इनमें सिमिलैरिटीज हैं या सेम है या डिफरेंट है? कॉलम क्रोमेटोग्राफी नहीं, कॉलम क्रोमेटोग्राफी के लिए आपको प्रॉपर ड्रॉप चाहिए। आपके से एक पेपर है उसके ऊपर इंक है ना, तो वो तो काइंड ऑफ सूख चुकी है। अब जाके अगर कॉटन का वो स्वैब लेके हल्का सा ऐसे कर करके हल्का सा उसका एक सैंपल ले सकते हो इंक का, ड्रॉप तो आपको प्रॉपर नहीं मिलेगा, तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी तो यूज नहीं हो पाएगी। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन ऐसा कुछ काम नहीं कर रहे हैं हम, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन वाला, ठीक है, कि वाटर सॉल्युबल ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो वैसा कुछ नहीं है। डिस्टिलेशन को बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस वाला काम नहीं है यहाँ पे। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, यस, दो सैंपल लिए आपने वो और उनके दो डॉट्स लगा दिए और अब उसका क्रोमेटोग्राम डेवलप होने दिया और देखा अगर वो सेम क्रोमेटोग्राम दोनों में आया तो दोनों इंक सेम थी, फ्रॉड नहीं हुआ है। अगर दोनों के क्रोमेटोग्राम डिफरेंट आए तो मतलब फ्रॉड हुआ है, फिर जेल जाओगे, ठीक है। तो ऐसा भी होता है। चलिए नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन पेपर क्रोमेटोग्राफी इज, अभी अभी पढ़ा था, किस पे बेस्ड है ये? पार्टीशन के ऊपर बेस्ड है ये, है ना, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी के अंडर आता है। नेक्स्ट वन, विच प्रोसेस इज सुटेबल फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ एनिलीन? एनिलीन थोड़ी देर पहले आपको डिस्टिलेशन में बताया था मैंने, किसने बताया था? सिंपल डिस्टिलेशन नो, स्टीम डिस्टिलेशन नहीं, स्टीम में फ्रैक्शन डिस्टिलेशन में था वो, फ्रैक्शन क्रिस्टलाइजेशन तो नहीं था, आई थिंक एनिलीन वाला था, स्टीम में था, है ना, हाँ स्टीम में। देखो मुझे भी याद नहीं रह रहा पूरा, क्योंकि ग्लिसरॉल वाला जो था दैट वाज अंडर रिड्यूस प्रेशर वैक्यूम डिस्टिलेशन, और फ्रैक्शन में तो क्रूड ऑयल वाला केस था, ठीक है। ब्रेकर कंफर्म कर लेना, आई थिंक स्टीम डिस्टिलेशन ही था। नेक्स्ट वन, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ टू कंपाउंड बाय क्रोमेटोग्राफी टेक्निक इज बेस्ड अपॉन। अच्छा, क्रोमेटोग्राफी टेक्निक पे दो हमने प्रिंसिपल पढ़े थे, एक एड्सॉर्प्शन और एक पार्टीशन। तो डिफरेंशियल सॉल्युबिलिटीज ने, सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे तो हमने ऐसे कुछ नहीं पढ़ा। डिफरेंट डेंसिटीज नहीं, ऐसा भी नहीं पढ़ा। डिफरेंट एड्सॉर्प्शन, हाँ ये पढ़ा। डिफरेंशियल एड्सॉर्प्शन, नाउ द क्वेश्चन इज डिफरेंट एड्सॉर्प्शन और डिफरेंशियल एड्सॉर्प्शन? द करेक्ट वर्ड विल बी डिफरेंशियल एड्सॉर्प्शन, नॉट डिफरेंट एड्सॉर्प्शन, ठीक है। हाँ ये भी थोड़ी थोड़ी टेक्निकलिटीज होती है वर्ड भी, ये डिफरेंट है या डिफरेंशियल है, डिफरेंशियल एड्सॉर्प्शन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड एज एडसॉर्बेंट इन कॉलम क्रोमेटोग्राफी? तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी में पॉज करके इसे ट्राई कर लीजिए, सिलिका जेल, एल्यूमिना, चारकोल, ये तीनों ही यूज हो सकते हैं एज स्टेशनरी फेज के ऊपर जो एडसॉर्बेंट की तरह काम करता है, मतलब उसमें आप ये तीनों को यूज कर सकते हो, ठीक है। उसकी स्लरी से बनानी होती है एक्चुअली, नॉट डायरेक्टली इसको कि आपने एल्यूमिना लिया, सिलिका जेल लिया, डायरेक्टली डाल दिया, उसकी स्लरी बनती है, ठीक है। दैट इज यूज एज अ स्टेशनरी फेज इन कॉलम क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट वन, इन एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी द स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज आर। उससे पहले हिंट दिया आपको मैंने, चलिए क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करिए। तो स्टेशनरी फेज क्या हो सकता है? सॉलिड, हाँ जी, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, ठीक है। और मोबाइल फेज क्या हो सकता है आपका? मोबाइल फेज सर लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है, तो सर ए भी आ गया, सर बी भी आ गया, सी भी आ गया, ओके नहीं यहाँ पे ऑप्शन चेंज करना पड़ेगा, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। स्टेशन फेज हमारा लिक्विड भी हो सकता है, गैस नहीं हो सकता, ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव विल बी करेक्ट। ब्रोमोबेंजीन इज स्टीम वॉलेटाइल एंड इज इमिसिबल विद वाटर। पूरा ही क्वेश्चन का आंसर दे दिया उन्होंने स्टेटमेंट में ही, स्टीम वॉलेटाइल बोल दिया तो स्टीम डिस्टिलेशन हो सकती है, और उसकी कंडीशन भी होती है कि इमिसिबल विद वाटर होना चाहिए, तो डायरेक्टली आंसर। इतने को अब फायदा क्या है इस चैप्टर को करने का, इस टॉपिक को करने का, कि नॉर्मल आप बाकी करेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री करेंगे तो कुछ तो सॉल्व करना पड़ेगा ना, मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन में कुछ तो हल्की फुल्की भी कैलकुलेशन होगी, कुछ तो करना पड़ेगा। यहाँ पर डायरेक्टली टिक करना है, डायरेक्टली, और वो इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली आपकी बुक में दी हुई है और हमारे नोट्स में भी दी हुई है, इसीलिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक इसको ध्यान से करना और अच्छे से करके जाना, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन है, करिए पॉज करिए वीडियो को, सॉल्व करिए। 4 colored substances were spotted on a piece of filter paper, ठीक है जी, which was then suspended in an alcohol water mixture. The 4 colored substances include dye A and 3 basic dyes, red, green, blue. Okay, ये A है, red, green, blue. After some time, the following chromatogram was obtained. ये क्रोमेटोग्राम मिला हमें, तो बताइए कि जो डाई A है उसमें कौन कौन से कलर्स हैं? वेरी इजी, देखिए डाई A के 2 स्पॉट्स आए,
ये किस किस से मैच कर रहा है, ये स्पॉट मैच कर रहा है डायरेक्टली इसके साथ, ब्लू के साथ। तो डाई ए में एक तो ब्लू कलर है, ये कंफर्म हो गया क्योंकि ब्लू वाले के साथ मैच कर रहा है उसका। रेड के साथ मैच कोई मैच नहीं किया, दूसरा मैच कर रहा है डायरेक्टली उसका ग्रीन के साथ। तो ब्लू और ग्रीन ये दो कंपोनेंट इस इस ए डाई के अंदर हैं, दैट विल बी द आंसर। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल था, तामझाम बड़ा दिख रहा है पर क्वेश्चन एक्चुअली कितना सिंपल है। नेक्स्ट वन, which one of following is correctly matched with respect to their purification methods? चलिए maximum 20 सेकेंड फॉर दिस क्वेश्चन। देखो पहला, a mixture of hexane and toluene steam distillation। अरे हेक्सेन और टोल्यूइन क्या है, दोनों क्या है, कंपेरेबल कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके मतलब फंक्शन ग्रुप में डिफरेंस है, वो बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है ना, कि एक में कोई खास फंक्शन ग्रुप है दूसरे में डिफरेंट फंक्शन ग्रुप है, मतलब सिमिलर सी अट्रैक्टिव फोर्सेस उनके बीच ऑपरेट कर रही होंगी। हाँ, उनके बॉइलिंग पॉइंट के बीच में डिफरेंस होगा, तो स्टीम डिस्टिलेशन यूज करना डजंट मेक सेंस। ठीक है, स्टीम डिस्टिलेशन इसके लिए यूज करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, वो होता है जब स्टीम वॉलेटाइल हो, है ना। हेक्सेन और टोल्यूइन के बीच में स्टीम वॉलेटाइल वाला केस नहीं आएगा। बेंजोइक एसिड एंड नेफ्थलीन, बेंजोइक एसिड नेफ्थलीन, अब देखो नेफ्थलीन हमने पढ़ा था सब्लाइम होता है, तो यहाँ पे सब्लिमेशन से आप इन दोनों को सेपरेट कर सकते हो, तो ये तो आपका करेक्ट हो गया। प्यूरिफिकेशन ऑफ ग्लिसरीन, ग्लिसरीन और ग्लिसरोल वाला पढ़ा था ना, रिड्यूस प्रेशर वैक्यूम डिस्टिलेशन, ये भी करेक्ट है। कंसंट्रेशन ऑफ केन जूस, गन्ने का जूस निकाला उसको कंसंट्रेट करना, मतलब पानी निकालना उसमें से, गर्म करो पानी और निकलता रहेगा और कंसंट्रेट होता जाएगा, उसके लिए वैक्यूम डिस्टिलेशन की जरूरत थोड़ी ना है। तो सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट। ठीक है, देखो इस टॉपिक पे जितनी ज्यादा आप क्वेश्चन करेंगे ना, उतने आपको चीजें याद होगी, क्योंकि फैक्ट के ऊपर ये ज्यादा बेस्ड है। तो जितनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी उतनी जल्दी आप सॉल्व कर पाएंगे। तो उसके बार होता है सर ये कैसे पता लगेगा, पढ़ के पता लगेगा, और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि हम ना तो लैब का पूरा कोर्स करने वाले हैं 6 महीने का, साल का। ठीक है, तो हमें ये चैप्टर बस याद करना है, इसलिए जितनी ज्यादा इसको प्रैक्टिस करो, अगर एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन को याद कर लोगे अच्छे से, उतना आप अच्छा स्कोर करेंगे। क्रोमेटोग्राफी टेक्निक इज यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ, कहां कहां आप यूज कर सकते हैं, स्मॉल सैंपल ऑफ मिक्सचर को यूज के लिए यूज कर सकते हैं, मतलब बहुत छोटा सा सैंपल आपके पास, उसको भी क्रोमेटोग्राफी से आप बता सकते हो उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। हाँ सर, जैसे इंक वाला केस था वो फ्रॉड वाला है ना, तो छोटा सा सैंपल हुआ ना वो, उसको भी हमने डिटेक्ट कर लिया। हाँ, तो यहाँ पर यूज किया जा सकता है। प्लांट की पिगमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है, सेपरेट करना है, हाँ वहां पे भी कर सकते हैं। डाई स्टफ, डाई के अंदर कौन कौन से कलर्स हैं उसको भी कर सकते हो। वाटर इनसॉल्युबल सॉल्ट्स, वाटर इनसॉल्युबल सॉल्ट्स को क्रोमेटोग्राफी के थ्रू सेपरेट करना या आइडेंटिफाई करना कि इसकी कॉम्पोजिशन क्या है, नहीं हमने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा। ठीक है, 1 2 एंड 3 डन, यस, तो दैट्स इट। तो चलिए अब नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों कवर करेंगे, तब तक इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, कॉन्फिडेंट रहना है। ठीक है, क्यों, क्योंकि स्ट्रेस लेके कुछ नहीं होता, पढ़ाई करके सब कुछ होता है। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट।